क्या गरीबी आरक्षण का आधार हो सकती है, और अगर इसको मान लिया जाए तो फिर इसके नुकसान हमें क्या उठाने पड़ सकते हैं? नहीं, आप यदि आप ब्राह्मण हैं हाँ। और आप गरीब हैं तो आप मंदिर में पुजारी हो जाइए। तो आप जैसे ही मंदिर में पुजारी हो जाएंगे, मंदिर की जो तिजोरी है उसकी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। रातों रात अमीर हो गए, है ना। तो ब्राह्मण तो रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो फिर आप इस चीज को आप कैसे कहेंगे? तो ये 5 दिन की समय सीमा जो है, इसमें ये सारे आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। मुझे लगता है आर्गुमेंट्स में टाइम नहीं देना इनफैक्ट इनजस्टिस है कि SC/ST OBC जो व्यक्ति हैं, जाति से संबंधित व्यक्ति हैं, वो EWS में सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, फायदा नहीं ले सकते। तो आप लोग जो है 5% को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं जी, वेयर एज ओबीसी का पॉपुलेशन इस देश में 60% है, आप लोग उसको 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये सीधा सीधा जाति भेद है, मतलब आपने जाति देख के बाहर कर दिया लोगों को। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड में कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है। SC/ST पुअर है, बट देयर पॉवर्टी का उनका जो रीजन है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है। उनके पॉवर्टी का रीजन है उनकी सोशल कंडीशन, उनकी सोशल कंडीशन, और भारत में सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जाति। SC/ST का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। पहला फैक्टर क्या है कि वो ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं मानते और ब्राह्मण से किसी भी तरह का त्योहार नहीं कराते। दूसरा, अगर मैं इसमें आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए जोड़ूं कि मैंने जुए में उड़ा दिया पैसा, मैं हार गया, मैं गरीब हो गया, क्या इसकी वजह से जो राजा रजवाड़ा रहा था, जो अमीर रहा था, वो जुए में चला गया, किसी और कारण की वजह से चला गया, क्या उसको EWS का सर्टिफिकेट मिल सकता है? वो किंग भी जो है आज, उनके लड़के भी शेड्यूल ट्राइब है एंड दे आर आल्सो एलिजिबल टू गेट द रिजर्वेशन। इनफैक्ट मेरा तहसील में जो किंग था उसका लड़का रिजर्वेशन से कहीं चपरासी बना है। दिस इज अ रियलिटी। वैसे ही आपको सवर्ण होने के, ब्राह्मण होने के, ठाकुर बनिया होने के कई सारे सोशल प्रिविलेज हैं। रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वो अपने मिश्रा के नाम की वजह से बहुत सारे काम इजीली आसानी से कर सकता था, और ये उसने खुद मुझे बताया है। अच्छा। यस। कि सर मेरा सरनेम की वजह से जो है मेरा काम जल्दी हो जाता है। तो इस पूरे पैनल में सारे सवर्ण जज हैं, डाइवर्सिटी क्यों नहीं है इसमें? SC/ST OBC बैकग्राउंड, माइनॉरिटी बैकग्राउंड के लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? क्यों हो रहा है कि या वो जज के लड़के हैं इसलिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। जज के लड़के होना एक सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है। तो प्राइमरी क्वालिफिकेशन वो SC/ST OBC नहीं है। मैं सिर्फ नितिन बोल देने से लोग इंडिया में बोलते नितिन आगे, पूरा नाम बता। आगे क्या है वो क्यों पूछ रहा है? क्या लिखते हो, क्या क्यों पूछ रहा है? हाँ। आप ये SC/ST OBC का जो 49.5% आरक्षण है उसी में घुसा दीजिए 10% आरक्षण, यानी EWS जो सुदामा कोटा है, हमारे हिस्से का हक मार के उनको दे दिया जाए। ये इसकी संभावना है क्या? तो क्या होगा, वो इन दी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में आ जाएगा, तो आपका जो 49.5% है वो आपको 39.5% हो जाएगा। हाँ। और उसमें से 10% आप जैसे सुदामा को दे रहे हैं अपने इसमें से देंगे। लेकिन अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट एक दिन उठ के बोलते हैं कि चलो 5 दिन में सुनवाई। आपने ये टेस्ट किया है क्या है कि जजों का मोटिव क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारे इस खास मुलाकात सीरीज में। और आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं नितिन मेश्राम, और नितिन जी जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और इनसे बहुत ज़रूरी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। आप सब जानते होंगे कि इस समय देश में EWS, जिसे आप सुदामा कोटा कहते हैं या फिर सवर्ण आरक्षण के नाम से बुलाते हैं, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ उसकी संवैधानिकता की जांच करने के लिए एक सुनवाई कर रही है। 2 दिन की सुनवाई हो चुकी है, 3 दिन की पेंडिंग है। कोर्ट में बहुजन वकीलों की तरफ से और उसमें जो पेटिशनर हैं उनके वकीलों ने क्या दलीलें दी हैं, कोर्ट में क्या इस समय अपडेट है, और संविधान EWS के बारे में क्या कहता है, और क्या संभावनाएं हैं कोर्ट के फैसले से, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम जो हैं नितिन मेश्राम साहब से जानेंगे। तो बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। नितिन साहब, आप लोगों की तस्वीरें मैं देख रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है, EWS को लेके आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस समय जो पीठ है उसके सामने केस की क्या स्टेटस है, किस उस पे लेवल पे पहुंच गया केस अभी आर्गुमेंट में प्रोग्रेस हो रही है। ऑलमोस्ट पिटिशनर साइड से जो है आर्गुमेंट हो चुके हैं, इंटरवेनर्स अभी आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में जो है रिस्पोंडेंट्स करेंगे, और रिस्पोंडेंट्स के जैसे यूनियन ऑफ इंडिया है वो करेंगे, और उसके बाद में जो पिटिशनर्स है उनको रिजॉइंडर के लिए टाइम दिया जाएगा।
तो उसके बाद मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में मैटर ख़त्म हो जाएगा, आर्गूमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, जजमेंट्स पता नहीं कब आएगा। हो सकता है ललित साहब जब रिटायर हो रहे हैं उसके 1 डे बिफोर आ जाए। जनरली इसी तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, तो हो सकता है ऐसा हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने इसमें 5 दिन की समय सीमा तय की थी कि 5 दिन में जो है इस पर सुनवाई की जाएगी, एक हफ्ते में 2 दिन और फिर बाकी दूसरे हफ्ते में 3 दिन। तो ये 5 दिन की समय सीमा जो है इसमें ये सारे आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। ये मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टीमेट है 5 दिन, क्योंकि जब जमींदार लोग कोर्ट में जाते हैं तो उनको आप 2-2 महीना सुनते हैं, और जब बहुजन समाज के लोग जा रहे हैं तब उनको 5 दिनों में निपट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा बहुत ही इनजस्टिस है। इनफैक्ट मुझे लगता है आर्गूमेंट्स में टाइम नहीं देना इनफैक्ट इनजस्टिस है, क्योंकि रवि वर्मा कुमार जो इधर लीड लॉयर है, वो इसके पहले जैसे अशोक कुमार ठाकुर है उसमें भी उन्होंने 4-5 दिन आर्गूमेंट किया था। फिर रमेश राम केस जो है उसमें भी उन्होंने 5 दिन कंटिन्यूस आर्गूमेंट किया था। तो उनको उन्होंने जो है इस बेंच के सामने जो आर्गूमेंट हो रहा है उसमें उन्होंने 1 दिन में ही उनको बिठा दिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो सामने आनी चाहिए वो शायद वो ना आए, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आर्गूमेंट नहीं हो पा रहे हैं। फिर इंटेंट जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इंटेंट है दैट फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इंटेंट नहीं आ रहा है, लिटरल मीनिंग के ऊपर जो आप एक्सपाउंड कर सकते हैं उसको उस तरीके से नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है कि जजेस भी जो होते हैं उनके एक सेट ओपिनियन या प्रेजुडिसेस व्हाट एवर यू मे से वो होते हैं। तो जब लॉयर्स कोर्ट में जाते हैं तो उनको एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके उनको बताना होता है, ताकि वो जो उनके एग्जिस्टिंग प्रेजुडिसेस है वो थोड़े से इरेज हो जाए, यू में से ना कोशिश करते हैं कि थोड़ा इरेज हो जाए। तो उसके लिए रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब हियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि जो समय कम दिया गया है वो थोड़ा इनजस्टिस है। तो अभी क्या जो पेटिशनर की तरफ से हैं इसमें अभी वक्त और है कि वो भी कोई दलील देना बाकी है, या दलील पेटिशनर्स तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। अभी इंटरवेनर्स है, जो इंटरवेनर्स अभी कोर्ट में आए हैं उनका कहना है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर आरक्षण होना चाहिए, जाति के फैक्टर्स पर आरक्षण नहीं होना। मतलब इस देश में ये बहुत पेकुलियर देश है। आप इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं और उसके आधार पर आरक्षण होना चाहिए कहते हैं, बट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आपको मतलब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन से छोटा डिस्क्रिमिनेशन लगता है और कहते हैं कि यार कास्ट की फैक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, वेयर एज दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज अ परमानेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड द इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इज अ वेरी टेम्पररी डिस्क्रिमिनेशन। आई डोंट थिंक दैट देयर इज आल्सो आई हैव अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है कि EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आया और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वो सवर्णों को मिलता है, SC ST OBC को नहीं मिलता, माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलता। इस EWS को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, 103वां संशोधन किया गया, क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। इसके बारे में संविधान की क्या एक स्टैंड है, संविधान क्या कहता है? EWS जो है क्या संविधान के पैमाने से मूल भावना के हिसाब से ये सही है या फिर गड़बड़ी की गई है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब इनफैक्ट द पार्लियामेंट जो है ना, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं तो दे बिकेम ए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब पार्लियामेंट को ये चेंजेस लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो इंदिरा साहनी केस था 1992 में, तो इसमें जो PV नरसिंह राव गवर्नमेंट आया था, VP सिंह का गवर्नमेंट बदलने के बाद मतलब गिरने के बाद नरसिंह राव गवर्नमेंट कांग्रेस का आया था, तो उन्होंने जो है 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। वो यहाँ इंदिरा साहनी में चैलेंज हुआ था। इंदिरा साहनी में उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस तरह का इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कोई फैक्टर नहीं है जिसके आधार पर आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने उसको जो है नलीफाइड किया था। तो इस कोर्ट को पता है, मतलब ये गवर्नमेंट को पता है कि इस तरह का रिजर्वेशन जो है नलीफाइड हो चुका है, तो उन्होंने उसको सस्टेन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 103वां जो है अमेंडमेंट किया, और उसमें 15(6) इंट्रोड्यूस किया है और 16(6) इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके तहत उनका कहना है कि अदर दैन दी क्लासेस मेंशन इन 16(4), जो 16(4) में बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है, जिसमें SC ST OBC SC BC ये सारे क्लासेस जो है वो एक कंपोजिट ग्रुप है जो 85% पॉपुलेशन का, यही जो है मतलब रवि वर्मा कुमार जब आर्गूमेंट कर रहे थे जी,
तो उन्होंने कोर्ट को कहा कि 85% जो पॉपुलेशन है वो 1931 के सेंसस के आधार पर और फिर लेटेस्ट जो डेटा आ रहा है सामने उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इनका जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है इट इज़ वेल अबव 85% द कंट्री, उनको रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है उसके अदर देन 10% रिजर्वेशन EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस उनको दिया जाएगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इस देश में मान भी लेते हैं तो 85% को तो ऑलरेडी 49.5% रिजर्वेशन है। तो यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस मानेंगे तो जब 85% पॉपुलेशन है उसमें से जो 15% जिसको कोई आरक्षण नहीं था उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य की तो कुछ जाति है, इधर ओबीसी में भी है। जैसे बिहार में जैसे बनिया ओबीसी में आते जैसे नरेंद्र मोदी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए जी, उनकी मोदी एक प्रॉपर सरनेम बनिया कम्युनिटी में, गांधी, मोदी, गांधी का और मोदी का मीनिंग एक ही है, दे आर दी स्मॉल ट्रेडर्स। तो ये वैश्य की तो बहुत सारी जातियाँ जो ओबीसी में ऑलरेडी है। तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को किसको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, है ना? तो उसमें ये कोर्ट में ये पिटिशनर्स की तरफ पर्टिकुलरली रवि वर्मा कुमार ने आर्गूमेंट किया कि उसमें से यदि आप क्वान्टिफिएबल डेटा भी कलेक्ट करते हैं तो उसमें दे विल नॉट बी मोर देन 5%। तो आप लोग जो है 5% को 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं जी, वेयर एज ओबीसी का पॉपुलेशन इस देश में 60% है, आप लोग उसको 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो 27% रिजर्वेशन आप उनको दे रहे हैं, जिसको 60% रिजर्वेशन होना चाहिए उसको 20%, और जिसको 5% भी नहीं होना चाहिए उसको आप 10% दे रहे हैं। 10% दे रहे हैं। एससी का पॉपुलेशन इस देश में 18% है, लेकिन आप उसको 15% रिजर्वेशन दे रहे हैं। वो भी ये शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 8 से 9% है, लेकिन आप उसको 7.5% रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसमें, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब पार्लियामेंट के माध्यम से जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो इम्परमिसिबल प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे रीज़न बताए हैं उसके, और पर्टिकुलरली कि आप एक SC ST OBC जो सेक्शन है उसको कास्ट के आधार पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लास 1 जो है, 16 क्लास 1, आर्टिकल 14 भी जो है, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक ऑब्जेक्ट है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी का निर्माण करना है, टू ब्रिंग अ सोशल जस्टिस एंड सोशल रिवॉल्यूशन एंड फॉर्म इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो इगैलिटेरियन सोसाइटी फॉर्म करना है और कास्टलेस सोसाइटी का निर्माण करना है, कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना है। तो ऐसी स्थिति में आप कास्ट के आधार पर ही आप उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है आप उस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हो। ये जो है एक लीगल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, लेकिन आसान भाषा में मैं दर्शकों को ये बताऊं कि नितिन सर ये बोल रहे हैं कि EWS में जो स्पेसिफिकली सर्टिफिकेशन होता है या उसका लाभ मिलता है वो सिर्फ सवर्णों को मिलता है। SC ST OBC जो व्यक्ति हैं, जाति से संबंधित व्यक्ति हैं, वो EWS में सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, फ़ायदा नहीं ले सकते। तो ये सीधा सीधा जाति भेद है, मतलब आपने जाति देख के बाहर कर दिया लोगों को। एब्सोल्युटली। जब आप देखेंगे कि चंपकम दोराईराजन नाम का जो जजमेंट है 1951 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसी साल चंपकम दोराईराजन केस आए हैं जी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल बेंच है उसने ये कहा था कि देश में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या कम्युनल रिजर्वेशन नहीं हो सकता। तो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं मानते हैं, कम्युनल रिजर्वेशन नहीं मानते हैं कोर्ट। वो जो है वो परमिसिबल रिजर्वेशन है आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कास्ट के आधार पर जब डिस्क्रिमिनेशन रोका गया है तो आप कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस के थ्रू रिजर्वेशन कैसे दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट पार्लियामेंट थी, एक्चुअली वो पार्लियामेंट में चुनाव नहीं हुआ था, पहला चुनाव तो 1952 में हुआ जी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही वो पार्लियामेंट शक्तियां मिली थी, उसी में मिली थी। तो उन्होंने जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में नहीं, आर्टिकल 15 में एक एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस किया।
बहुत सारे डाइवर्स व्यूज़ हैं, वो एक्सेप्शन है या रीस्टेटमेंट है, एम्पैथिक स्टेटमेंट है ना, आर्टिकल 16 क्लास 1 का, या फंडामेंटल राइट है, क्या है, बहुत सारे डाइवर्स व्यू है। बट मैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल मैं एक्सेप्शन कह रहा हूँ। एक्सेप्शन ये है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 क्लास 1 में सीधा लिखा हुआ है कि 4-5 ग्राउंड्स है, 4-5 ग्राउंड में ही बताया गया है कि ये प्रोहिबिटेड ग्राउंड है। बिल्कुल। सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन जाति, नहीं हो धर्म, सकता, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इन सब के आधार पे आप नहीं हो सकता। इवन 16 में ये प्लेस ऑफ बर्थ इसके आधार पर भी नहीं हो सकता है ना। प्लेस ऑफ बर्थ जैसे अब मैं दिल्ली में पैदा हुआ और आप यदि हरियाणा में पैदा हुए तो देयर कैन नॉट बी ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अस ऑन द बेसिस ऑफ द लैंड वेयर वी वेर बॉर्न, राइट। तो हम लोगों को ये डिस्क्रिमिनेशन के जो ग्राउंड्स हैं वो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उसको एक्सेप्शन प्रोवाइड करके रिजर्वेशन दिया गया है SC ST OBC को। वो ग्राउंड्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, दे आर द प्रोहिबिटरी ग्राउंड्स, राइट। अब इसमें सवाल ये है कि उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, फिनेंशियल डिसेबिलिटी, इस तरह का कोई ग्राउंड नहीं है जो प्रोहिबिटेड है, इसलिए आप एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर कोई वैसी बात जो प्रोहिबिशन होगा, लैंग्वेज क्या कहता है कि जो 16 क्लास 6 एंड 15 क्लास 6 जो आप वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी लैंग्वेज आप देखिए। लैंग्वेज ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट ही नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो द प्रोहिबिटरी ग्राउंड। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कोई प्रोहिबिशन ही नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसकी वजह से आप एक्सेप्शन नहीं दे सकते। तो इन्होंने जो है विदाउट अमेंडिंग आर्टिकल 16 क्लास 1 और 15 क्लास 1 दे हैव इंट्रोड्यूस 15 क्लास 6 एंड 16 क्लास 6, दैट इज इन माय ओपिनियन इज टोटली इम्परमिसिबल। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस देश में इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को कोई आधार ही नहीं माना है, कोई आधार नहीं माना। और आर्टिकल 16 की आप बात करें तो 16 का 4th सेक्शन जब देखते हैं तो वो सीधा कहता है कि कोई स्टेट किसी वर्ग के लिए ऐसे खास प्रावधान कर सकता है जिसका प्रतिनिधित्व यानी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसकी संख्या सेवाओं में जो राज्य की सरकारी नौकरियां हों उनमें कम भागीदारी है, तो उसके लिए कर सकता है। और फिर आप आर्टिकल 340 देखें, वो सब देखें तो वो शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन की बात करता है, वो आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं करता। तो फिर संविधान जब इस मूल भावना में कहता है कि गरीबी अमीरी कोई आधार नहीं है, तो फिर ये 103वें संशोधन को हम सीधा सीधा संविधान के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड प्रपोजिशन है। 103 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड प्रपोजिशन है। बहुत सारे रीजंस है। पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है SC ST OBCs को, वो प्रोटेक्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनके साथ हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है। जी। और वो इंजस्टिस का ग्राउंड है कास्ट। वीमेंस के साथ जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ वो जेंडर है, जैसे सती। अब सती इसीलिए जलाया जा रहा है सती को क्योंकि वो वीमेन है, वो महिला है, जेंडर है, राइट। वीमेन को इसलिए रीमैरिज नहीं होने दिया जा रहा है, मतलब उसका हस्बैंड यदि मर जाता है तो उसको इसलिए रीमैरिज नहीं होने दे रहा है क्योंकि वो महिला है। या फिर उसको डाइवर्स का प्रोविजन नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर बने तो वो डाइवर्स का प्रोविजन उन्होंने हिंदू कोड बिल में इंट्रोड्यूस किया। तो हिंदू ऐसा एक रिलीजन है जिसमें वीमेन को डाइवर्स का प्रोविजन नहीं था। तो क्यों नहीं है? बिकॉज शी इज अ वीमेन। वेयर एज आदमी कई सारी शादियां कर सकता है बट वीमेन नहीं कर सकती बिकॉज शी इज अ वीमेन। तो ये जेंडर के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है और उसकी वजह से वहाँ वो प्रोहिबिटरी ग्राउंड है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड में कहीं रिकॉग्नाइज नहीं है। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव क्वालिटीज के ऊपर होता है। SC ST पुअर है बट देयर पावर्टी का उनका जो रीजन है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है। उनके पावर्टी का रीजन है उनकी सोशल कंडीशन और भारत में सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जाति। आप किस जाति में पैदा हुए हैं, इसी से आपकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत तय हो सकती है कि अगर मैं किसी सवर्ण के घर में पैदा हुआ तो मेरे पास ज़मीन जायदाद हो सकती है, किसी बनिया के घर में पैदा हुआ तो मुमकिन है कि मेरी फैक्ट्रियां हो, कारोबार चल रहा हो, है ना। ब्राह्मण है तो इवन दलितों में, हाँ, इवन दलितों में आप देखेंगे कि मेरे एक खास दोस्त है छत्तीसगढ़ में, डॉक्टर है और बहुत रईस फैमिली से और दलित है
और उनका जो है दे वर द मनी लेंडर्स, दलित है, मनी लेंडर्स थे, और आज के मनी लेंडर्स नहीं है, वो पिछले कई 3-4 पीढ़ियों के पहले से मनी लेंडर है। तो उस एरिया के जितने भी जो सेठ होते थे वो सेठ इनसे कर्जा लेते थे। तो इकोनॉमिक फैक्टर कंसीडर ही नहीं किया गया SC/ST को आइडेंटिफाई करने के लिए। SC/ST का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट है। पहला फैक्टर क्या है कि ये वो ब्राह्मण को अपना गुरु नहीं मानते और ब्राह्मण से किसी भी तरह का त्योहार नहीं कराते, या फिर वो ब्राह्मण से अपने को नीचा या ऊंचा नहीं मानते हैं। इस तरह के फैक्टर्स है उसमें, इस तरह के फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है। इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, और जाति के आधार पर मुझे लगता है कि अमीर अगर दलित हो भी जाते हैं तब भी उनके साथ इक्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। ट्राइबल्स के लिए भी आप देखिए, ट्राइबल्स के लिए आप देखिए कि उनके साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है। अदरवाइज आप डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई ट्राइबल्स है, दे आर वेरी बिग लैंडलॉर्ड्स, वो है वहाँ। बट उनका जो किंग था, मेरा डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहाँ तो किंगडम्स थे ट्राइबल्स के, पूरा छत्तीसगढ़ ट्राइबल किंगडम्स है। तो फिर सबका कहीं ना कहीं राजे रजवाड़े ढूंढ लेंगे लोग। हाँ, लेकिन नहीं, किंगडम्स अब तक 1947 तक किंगडम्स थे ट्राइबल्स के। वो किंग भी जो है आज, उनके लड़के भी शेड्यूल ट्राइब है, एंड दे आर आल्सो एलिजिबल टू गेट द रिजर्वेशन। इनफैक्ट मेरा तहसील में जो किंग था उसका लड़का रिजर्वेशन से कई चपरासी बना है। दिस इज अ रियलिटी, आई एम टेलिंग यू। वो जो है किंगडम खत्म होने के बाद वो दारू बेचता था, उसका घर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, राजमहल में आज भी रहता है, बट वो दारू बेचता है। ये जो आपने किंगडम वाला बताया है, इस केस में जो लीड वकील हैं प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार, उन्होंने बहुत सॉलिड आर्गुमेंट दिया था। उसमें मैं बाद में आऊंगा, वो मेरे दिमाग में है सवाल। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये चर्चा जिस बात पे चल रही है मैं उस पे आ रहा हूँ, क्या गरीबी आधार हो सकता है? क्योंकि देश में गरीबी है, ये आप मानेंगे, लोग गरीब हैं, गरीबी होने की वजह से भी कई अवसर छूट जाते हैं, वंचित रह जाते हैं लोग। क्या गरीबी आरक्षण का आधार हो सकती है? और अगर इसको मान लिया जाए तो फिर इसके नुकसान हमें क्या उठाने पड़ सकते हैं? पहला तो गरीबी आधार क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको कह रहा हूँ। गरीबी इसलिए आधार नहीं हो सकता क्योंकि गरीबी का कोई हिस्ट्री नहीं है। बहुत सारे लोग जो है जिनके माता पिता गरीब थे वो आज बहुत अमीर हो चुके हैं, तो उनका स्टेटस बदल गया। कई सारे बनिया आप देखेंगे यहाँ पे जो पाकिस्तान से इधर आए थे जो पार्टीशन के समय में, सिंधी प्रांत से जो या फिर किसी और प्रांत से जो लोग आए थे, वो लोग इधर लोटा लेकर आए थे। बट आज आप देखेंगे कि वो दे आर द बिगेस्ट एंटरप्रेनर्स, बहुत बड़े एंटरप्रेनर हैं, राइट। तो गरीबी ये कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि गरीबी का कोई एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस उसके साथ हुआ है ये नहीं बताया जा सकता। दूसरा रीज़न ये है कि कंसिस्टेंट फिनोमिना नहीं है, इट कीप चेंजिंग। कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं बहुत सारे एक एग्जांपल्स दे सकता हूं। आई माइट विन अ लॉटरी, आई विल बी वेरी रिच। नहीं, आप यदि आप ब्राह्मण हैं और आप गरीब हैं तो आप मंदिर में पुजारी हो जाइए। तो आप जैसे ही मंदिर में पुजारी हो जाएंगे, मंदिर की जो तिजोरी है उसकी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। रातों रात अमीर हो गए, है ना। तो ब्राह्मण तो रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो फिर आप इस चीज को आप कैसे कहेंगे, क्योंकि तिजोरी का मालिक तो वो बन रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट आप फैक्टर ये देखेंगे कि जैसे अभी हम लोग ग्लोबलाइजेशन के एरा में हैं, अमेरिका में कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर होता है। अब सपोज किसी एक बंदे ने यहाँ किसी एक कंपनी में शेयर खरीदा है ना, उसकी इक्विटी या फिर डिबेंचर जो कुछ भी होगा उसके पास है। जैसे ही वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, इसकी जो शेयर वैल्यू है वह अचानक से डाउन चली जाती है। तो वो कल जो 10 लाख रुपए का मालिक था आज वो 10 पैसे का मालिक नहीं है। तो एंड दिस हैपेंस इन अ डे और टू, इमीडिएट हो जाता है। और ये ऐसा तो होता है, बहुत केसेस कहीं आप देखिए कोरोना में, कोरोना में जो करोड़पति थे वो बिल्कुल, और अचानक किसी की नौकरी चली गई, अचानक किसी से नौकरी चली गई, है ना, फायर कर दिया उसको। तो उसका कोई सेट आइडेंटिफिकेशन, इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब इन्होंने अमेंडमेंट किया तो इम्पोर्टेंट रवि वर्मा कुमार साहब ने एक इम्पोर्टेंट आर्गूमेंट किया था कि जैसे SC/ST को आप आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रोसीजर है, OBC के लिए तो प्रॉपर कमीशंस बने, और आज भी SC/ST के लिए कुछ भी आप मतलब सर्टिफिकेट निकालना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर होती है, आइडेंटिफिकेशन है उसका।
ईडब्ल्यूएस का कोई आइडेंटिफिकेशन का मैकेनिज्म ही नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। जब ये इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, तो किसी तरह का मैकेनिज्म नहीं, जैसे आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए है जिसमें कमीशन बनाना है, मंडल कमीशन बना है, कालेलकर कमीशन बना है। लेकिन SC ST के लिए जो है, तो SC ST के तो प्रॉपर कमीशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है उसको। तो ये कमीशंस रात दिन स्टडी करते रहते हैं कि कौन सी कम्युनिटी को अंदर डालना है, कौन सी कम्युनिटी को बाहर करना है, और रिकमेंडेशंस भी करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी रिकमेंडेशन किया है कि उत्तर प्रदेश की 10-15 जातियाँ जो है उनको SC में डाली है। तो इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है उसमें। तो ये भी इसकी वजह से भी इलीगल है कि ये प्रोविजन नहीं है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तो पावर होना चाहिए। बहुत वैलिड सा पॉइंट है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने वीडियो भी किए हैं जो आपकी कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, जो दलीलें दी हैं। तो जो प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार है, उनका एक दलील था, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट था कि जैसे भारत में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, जैसा आप जिक्र करें आप अपने दोस्त के बारे में, अचानक से प्रिंसली एक्ट आया और उनके सारे राजे रजवाड़े खत्म कर गए, महल जो है, हाँ, वो सब अब सरकारी हो गया, तो वो रातों रात गरीब हो गए। दूसरा, अगर मैं इसमें आसान भाषा में अपने दर्शकों के लिए जोड़ूं कि मैंने जुए में उड़ा दिया पैसा, मैं हार गया, मैं गरीब हो गया, क्या इसकी वजह से जो राजा रजवाड़ा रहा था, जो अमीर रहा था, वो जुए में चला गया, किसी और कारण की वजह से चला गया, क्या उसको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिलेगा, यदि ये सिस्टम चलता रहा तो। अब मैं आपने तो मतलब छोटे मोटे रजवाड़ों के बारे में बताएं, मैं अकबर के रिलेटिव के बारे में बता रहा हूँ। वो पहाड़गंज में रहते हैं और रिक्शा चलाते हैं, बिल्कुल, और किसी का चाय की दुकान है वहाँ पे। अकबर का राज चला गया और ये लोग जो है इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हो गए। तो क्या आप उनको अकबर के जो फैमिली, मतलब जिस फैमिली से वो लोग आए हैं, जहाँ से इतना बड़ा प्रिविलेज, आज भी उसके जगह पे जाएंगे आप चाय पीने के लिए, तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो राजा लोग हैं। तो जो सोशल प्रिविलेज जो एंजॉय कर रहा है, कहीं पे भी जाएगा उसको जॉब मिल जा सकती है कि राजा के फैमिली से है, राइट। इससे मेरे पास एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान बार बार गरीबी का हवाला दिया जा रहा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन ये जो पैसे के लेन देन वाली अमीरी गरीबी कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, एक टर्म होता है सोशल कैपिटल। वो प्रिविलेज होते हैं, जब आप अपने इस देश में कई तरह के प्रिविलेज होते हैं, जैसे आपको एक पुरुष होने के बहुत सारे प्रिविलेज हैं जो एक महिला के पास नहीं है, वैसे ही आपको सवर्ण होने के, ब्राह्मण होने के, ठाकुर बनिया होने के कई सारे सोशल प्रिविलेज हैं। जैसे आपने रिपोर्ट लिखवाने गए तो आपका थानेदार मिल जाएगा वहाँ जानने वाला, और वो आपकी शिकायत लिख देगा। हमारा आदमी नहीं उसको उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। मैं सोशल प्रिविलेज की बात कर रहा हूँ कि हमारे आदमी को इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो सोशल कैपिटल को भी तो कंसीडर किया जा सकता है कि ये लोग तो, मैंने इस बात को कभी नहीं बताया, बट अब ये सब्जेक्ट निकला इसलिए बता रहा हूँ। मेरा क्लर्क एक ब्राह्मण था, मिश्रा था, मतलब कोई किसी भी जाति का आदमी हो सकता है, हम लोग तो कास्ट, हम तो जाति भेद करते नहीं, एनालिसिस ऑफ कास्ट वाले लोग। मुझे क्लर्क की जरूरत थी, वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया, मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने सिलेक्ट करते समय तो उसकी जाति नहीं पूछा, क्योंकि जो मैथिली लोग होते हैं वो कुमार लिखते हैं, जैसे रविश कुमार है तो कुमार लिखते हैं, तो उसका भी नाम राजीव कुमार था, तो मुझे पता भी नहीं था, और शायद मिश्रा भी बोलता तो शायद मैं रख लेता उसको, क्योंकि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते जी। रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में वो अपने मिश्रा के नाम की वजह से बहुत सारे काम इजीली आसानी से कर सकता था, और ये उसने खुद मुझे बताया है। अच्छा, यस, कि सर मेरा सरनेम की वजह से जो है मेरा काम जल्दी हो जाता है। और ये हमारे एक्सपीरियंसेस भी हैं, जैसे हमें अपने सरनेम या जाति की वजह से कई नुकसान उठाने पड़ते हैं, वैसे ही जाति के सरनेम की वजह से, नाम की वजह से आपको कई प्रिविलेज मिलते हैं, और ये फैक्टर है, इसको तो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो ये दलील नहीं देंगे आप सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में रवि वर्मा कुमार इसके ऊपर बहुत लीड आर्गुमेंट कर रहे हैं, और उन्होंने ऑलमोस्ट ऑल चीज़ों को ये कहा है। उन्होंने स्पेसिफिकली कोर्ट को 3 चीज़ें पूछा है, और उनका कहना है कि ब्राह्मण कौन से सोशल इंजस्टिस से सफ़र हुआ है, उन्होंने कहा है कि वैश्य कौन से सोशल इंजस्टिस से सफ़र हुआ है, क्षत्रिय कौन से सोशल इंजस्टिस से सफ़र हुआ है। उन्होंने कहा है कि एकलव्य का अंगूठा इसलिए काटा गया क्योंकि वो ट्राइबल था। और कर्णा का एग्जाम्पल दिया उन्होंने, शंभू का एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। बट लेट अस सी
लेटेस्ट एग्जाम्पल, उन्होंने बहुत लेटेस्ट interesting- द लेटेस्ट एग्जाम्पल, हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो 14 या 13 ब्राह्मण जजेस है वो क्यों जजेस बने हैं? because of their social privilege only, बिकॉज दे आर ए ब्राह्मीण। right? And that's a established fact. You cannot deny यस it. यस, इनफैक्ट मतलब ये कोई एक्विजिशन नहीं है। जब हम सोशल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो दलितों के लोग या फिर ओबीसी के जज क्यों नहीं बन रहे? आज सुप्रीम कोर्ट में एक ही ओबीसी जज है और जो दूसरा ओबीसी जज है वो एक्चुअली स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो आप उसको ओबीसी नहीं कह OBC सकते नहीं हैं। कह वो जो मतलब राज्यों में आपके सरकार आ जाते हैं तो जैसे जुगाड़ करके, जैसे मोदी ने जुगाड़ करके अपनी अपना जाति नाम को डाल ओबीसी डाल दिया, तो उसी तरह से वहाँ स्टेट में जो लोग पावरफुल होते हैं सरकार बना लेते हैं या फिर उनका कुछ एमएलए लोग ज़्यादा होता है तो वो अपनी जाति को उधर स्टेट लिस्ट में डाल देते हैं। तो वहाँ ऐसे उस तरह का एक स्टेट लिस्ट में एक ओबीसी है, बट उनकी कास्ट बहुत प्रिविलेज्ड है, ऐसा जो मतलब वहाँ के स्टेट के लोग मुझे बोलते हैं। तो जब भी मैं लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ उनको ओबीसी से एक्सक्लूड करके करता हूँ, राइट? वो आप लोगों ने तो ये लोग जो है ये लोग क्यों बने हैं? क्यों बने? जजेस? जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो है अनुकंपा के ऊपर अपॉइंटमेंट हो रही है, अनुकंपा, तो फिर दलित जज जो रिटायर हुए हैं उनके लड़के जज क्यों नहीं, उनके लड़के को बच्चे जज क्यों नहीं बना रहे हैं? जैसे चंद्रचूड़ हैं तो वो उनके पिताजी रिटायर हो गए तो ये बच्चे को आपने उनके बच्चे को जो है जज बना दिया। उदय ललित उनके पिताजी जज थे, ये मैथ्यूज के जो पिताजी जज थे, दादा पिता सब सुप्रीम कोर्ट में जज थे मैथ्यूज के, मैथ्यूज जज थे, या अभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में केरला के जज है उनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में जज थे। एंड आप देखेंगे कि कई सारे जो जजेस हैं, अभी उस दिन जो गुप्ता जज हैं उनके पिताजी वहाँ स्टेट में आरएसएस के फंक्शनरी थे, हेड थे नॉर्थ इंडिया के, और वो रिटायर्ड हुए चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के, उनका लड़का जो है सुप्रीम कोर्ट में जज है। तो क्यों हो रहा है कि या वो जज के लड़के हैं इसलिए हो रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। जज के लड़के होना एक सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है, द प्राइमरी क्वालिफिकेशन वो SC ST OBC नहीं है। That's the biggest Is it not? That's the biggest reason that they are not selecting such people from marginalized section. Yes. Primary qualification तो आपका सवर्णा होना है और आप SC ST OBC हैं तो नहीं जा सकते। यहाँ एक सवाल बनता है नितिन साहब की, जो बेंच अभी है जो EWS केस की सुनवाई कर रही है, 5 जजों की बेंच है, जस्टिस UU ललित CJI जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। जज की बात करें, पैनल की बात करें तो 5 जज सवर्ण हैं, 3 तो क्लियर ब्राह्मण्स हैं और उसमें से 2 जो जज हैं वो एक SC ST के खिलाफ बयान उन्होंने फैसला दिया था, उसको कमज़ोर किया था, और एक जज ने ये बोला था कि आरक्षण की वजह से देश का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ महाभियोग भी आया था बट चला नहीं। तो इस पूरे पैनल में सारे सवर्ण जज हैं, डाइवर्सिटी क्यों नहीं है इसमें? SC ST OBC बैकग्राउंड, माइनॉरिटी बैकग्राउंड के लोगों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? ये इतना अहम सीरियस मसले पे जब उनके हक से जुड़े हुए मामले की सुनवाई हो रही है तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि उसमें डाइवर्सिटी रखी जाती? सबसे मैं इस बात का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ कि डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके फैसले बदलते हैं, बहुत फैसले बदलते हैं और नए नए फैसले आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जजेस बदलने से फैसले बदलते हैं। आप अभी लेटेस्ट में US में देखा है आपने कि जो अबॉर्शन राइट्स, जो सम स्टेट्स में अबॉर्शन राइट्स थे तो उसमें अबॉलिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्योंकि ट्रंप ने जो है 3 अपॉइंटमेंट कर दिया और ट्रंप ने ऐसे अपॉइंटमेंट की कि वो प्योर कंजर्वेटिव लोगों को अपॉइंट किया, जैसे एमी कॉनी बैरेट है उसको अपॉइंट किया है। तो एमी कॉनी बैरेट वाज नोन टू बी एन एंटी अबॉर्शनिस्ट, ठीक है। तो फैसले बदलते हैं, आपकी जो सोच होती है जिस सोच के होते हैं। तो कास्ट जो है ना इंडिया में वो एक सोच रखती है। कास्ट क्या है? रवि वर्मा कुमार जब आर्गुमेंट कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि कास्ट इज एन आइडेंटिटी। मैं सिर्फ नितिन बोल देने से लोग इंडिया में बोलते नितिन आगे पूरा नाम बता आगे क्या है, वो क्यों पूछ रहा है, क्या लिखते हो, क्या क्यों पूछ रहा है? They want to know your cause, simple. अच्छा मेश्राम हो, he understood। जैसे ही मैं मेश्राम बोल देता हूँ वो समझता है कि ये
ये अनटचेबल जातियों में से है। ये है। और आपका तो मेषराम से चलो क्लियर हो गया, मेरे से तो चौहान से कंफ्यूजन आता है और फिर पूछा जाता है कि फला मेरे इलाके में तो चौहान ये लगाते हैं, ये चौहान कौन सा वाले हो, सिसोदिया वंश के हो कि पृथ्वीराज के वंश के हो, वो सब पूछ लिया जाता है। जैसे इतिहास नहीं पढ़ा है। कास्ट तो कास्ट तो एक क्लियर आइडेंटिटी है। और वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, मेरे मतलब पूरे एरिया में आप देखेंगे कि जो मेश्राम सरनेम है वो मोस्टली ओबीसी का सरनेम है। लेकिन एजुकेशन के जो सेक्टर्स है वो ओबीसी के लिए 92 के बाद खुले हैं, तो उसकी वजह से वो जनरल पब्लिक पॉपुलेशन में नहीं आए, तो दलित लोग उसके पहले आ गए, तो लोगों को पता चल गया है कि मेश्राम मतलब दलित होते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ देम ओबीसी है। बट वो मुझे पहले ये पूछेगा, क्यों पूछ रहा है? ही वांट्स टू नो द कास्ट। कास्ट इज द रियल आइडेंटिटी। तो ये जो रियल आइडेंटिटी है उसके बाद में वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू करता है। जैसे नितिन बोलता हूँ तो वो मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जैसे ही उसको मेरा सरनेम और कास्ट पता चल जाती है, वह गेस कर लेता है, डिस्क्रिमिनेशन बिगिंस फ्रॉम देयर। बिहेवियर बदल जाता है, पूरा बिहेवियर चेंज है, ठीक है। और उसी की वजह से क्या होता है कि जैसे किसी इंटरव्यू के लिए आप गए किसी ऑफिस में, तो आपको साइड में कर देगा, आपको कम मार्क देगा। कल अरविंद मुझे लंदन से फ़ोन किया था, कह रहा है कि उसको ही वॉज द टॉपर। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेएनयू में हुई, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो टॉपर था थ्योरी के आधार पर और सब रिटन एग्जाम में। बट उसको जो है फिर भी वाइवा में 2 मार्क दिए थे। और ये आप अगर क्वालिफिकेशन से जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है। यस, ये जाति और सरनेम देखकर ही हुआ है। और ये तो एक साबित है। ये जेएनयू की पिछले साल भी लिस्ट आई थी, टॉपर्स को 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले कर रहे हैं। मिश्रा, तिवारी, चतुर्वेदी, दुबे, आप देखेंगे 20 नंबर 21 नंबर 23 नंबर वो मिल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जजों ने फैसला नहीं लेना चाहिए, ये तो उनका कंसाइंस है। उनको जस्टिस करना है, इनजस्टिस करना है, और उनके प्रेजुडिसेस कैसे वहाँ रोल प्ले करते हैं। हमारे देश में कानून नहीं है कि जजेस को जो है उनका जो जैसे बैंगलोर प्रिंसिपल्स है, यूनाइटेड नेशन के बैंगलोर प्रिंसिपल्स है, उसके आईपेक नाम के 6 प्रिंसिपल्स है। उसमें इंडिपेंडेंस है, इंटेग्रिटी है, इंडिपेंडेंस है जजेस का, इंटेग्रिटी है, और प्रोप्राइटी है, डिलाइजेंस है। इस तरह के 6 प्रिंसिपल्स है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 प्रिंसिपल्स जैसे है। इंडिपेंडेंस, इम्पार्शलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। इंडिपेंडेंस है, इम्पार्शलिटी है, इंटेग्रिटी है, प्रोप्राइटी है, इक्वालिटी है, कॉम्पिटेंस एंड डिलाइजेंस। आप मुझे बताइए कि ये जजेस जो अपर कास्ट कहने के बजाय ऑपरेसर्स कास्ट के हैं, शोषक जातियों से हैं, उस जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मोस्टली वहाँ शोषण जिन जातियों का हुआ है वो विरोध कर रहे हैं। तो आप उनके फेवर में जब जजमेंट दे रहे हैं या उनके केस में जब जजमेंट लिख रहे हैं, तो वो इक्वालिटी की प्रिंसिपल्स को बरकरार रख पाएंगे क्या? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। दिस इज ये यूनाइटेड नेशन के बैंगलोर प्रिंसिपल से वी आर सिग्नेटरी टू इट। और ये हर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो नीचे के कोर्ट तक पूरे वर्ल्ड वाइड बाइंडिंग है, पूरे वर्ल्ड वाइड। बट सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई में कहा कि हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, आरटीआई में बता दिया है, 3-4 साल पहले बता दिया है कि हम इसको फॉलो नहीं करते, इसको हमने लागू भी नहीं किया, जबकि ये 20 साल 30 साल पहले दुनिया में लागू हो चुके हैं। मीनवाइल मेरा एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जैसा आप बता रहे हैं कि भाई ये तो बेंगलुरु प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंटी के साथ में आपको काम करना है। एक टर्म है जो खासकर आपके लीगल प्रोफेशन में इस्तेमाल की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि हम किसी केस की सुनवाई कर रहे हों, कि हम किसी चीज से जुड़े हों। 3-4 प्राइड टाइप के बायस होते हैं। हाँ। जैसे पर्सनल बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस, पेक्यूनियरी बायस। हाँ। इसमें 3 ही बायस, 3 जो इम्पोर्टेंट बायस है कि पर्सनल बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस एंड पेक्यूनियरी बायस। पर्सनल बायस कैसे हैं कि इस केस में जब ये रिजर्वेशन अदर देन SC ST OBC के लिए दिया जा रहा है, लेकिन अदर देन SC ST OBC के जज ही उसकी वैलिडिटी डिसाइड कर रहे हैं, तो दे हैव बिकम ए जज इन देयर ओन कॉज। ट्रू, वो घर में बैठ के आपस में बोलते नहीं होंगे अंकल जी ये वाला फैसला आएगा तो मेरा यूपीएससी में काम हो जाएगा, क्योंकि घर परिवार के लोगों को फायदा नुकसान होना है ना उससे। तो इम्पोर्टेंट उसमें 2-3 एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये है कि उसमें अभी इंटरवेनर्स आए। इंटरवेनर्स क्या कह रहे हैं कि वी आर अपोजिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो 50%
सीलिंग लिमिट के ऊपर जो 10% आपने ईडब्ल्यूएस को दिया है वो ओबीसी एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 49.5% वहां से लीजिए। अच्छा, हाँ, ये आर्गुमेंट हो रहा है और वो ट्यूसडे को डे लॉन्ग आर्गुमेंट होगा, कम से कम 3-4 घंटा उस टॉपिक पर आर्गुमेंट होने वाला है कि आप जो है, उनका कहना है कि ये जो अमेंडमेंट है वो इलीगल है टू द एक्सटेंट कि इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी ओबीसी जो है, तो जो इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन ये जो वर्ड आया है वो इलीगल है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। उनका कहना है कि वो एग्जिस्टिंग एससी एसटी ओबीसी का जो 50% का सीलिंग लिमिट है उसमें से उठाना चाहिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, तो इसको वहां शिफ्ट कर दो, यानी ऐसा इनका इंटरवेनर्स का कहना है। और वही जो है बहुत मतलब कोर्ट उससे इम्प्रेस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आसान भाषा में मैं बता दूं कि नितिन साहब ने बताया है कि जो इस केस के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप ये एससी एसटी ओबीसी का जो 49.5% आरक्षण है उसी में घुसा दीजिए 10% आरक्षण, यानी ईडब्ल्यूएस जो सुदामा कोटा है हमारे हिस्से का हक मार के उनको दे दिया जाए। ये इसकी संभावना है क्या? काफ़ी संभावना है। देखिए आप इम्पॉर्टेंटली जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अटॉर्नी जनरल के जो जूनियर है, मतलब अभी जूनियर नहीं है, पहले उनके साथ में जूनियर थे, तो अटॉर्नी जनरल के जो जूनियर हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो एक ईडब्ल्यूएस अमेंडमेंट से में जो ये वर्ड है इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। तो क्या होगा, वो इन दी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में आ जाएगा, तो आपका जो 49.5% है वो आपको 39.5% हो जाएगा। हाँ। और उसमें से 10% आप जैसे सुदामा को दे रहे हैं अपने इसमें से देंगे आप। तो ये कुल मिला के सपोज मान लीजिए कि ये आर्गुमेंट कोर्ट कल को जाके सस्टेन करता है ये आर्गुमेंट, तो आपका 10% जा रहा है, हमारा 10% राइट, आपका 10% गया, तो इसमें जो है पर्सनल बायस है जजों का। And how will you test a personal bias? True, आप कोई लिटमस टेस्ट नहीं कर सकते ना। Absolutely, आपको मैं बता रहा हूँ कि जब सीनेट के सामने, सीनेट जुडिशरी कमेटी है, तो उसके सामने जब हियरिंग हो रहा था ट्रम्प के नॉमिनी जजेस का, तो वो लोग पूछ रहे थे कि जब आप लोगों ने इस तरह का स्टैंड लिया है इसके पहले, तो इस तरह की जब केसेस आएगी तो आप उसके खिलाफ भी जजमेंट दोगे। तो वो लोग कहते थे कि अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इस तरह की केस आएगी तो फिर वो केस पर हम जजमेंट नहीं दे पाएंगे। तो जब पहले बोल रहे हैं हम लोग तो नहीं दे पाएंगे, राइट। तो पर्सनल बायस क्या है, जस्टिस होते हुए देखना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना, दिखना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ दिखाई नहीं देगा, यहाँ दिखाई देगा कि इनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस और वो आशंकाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के जजेस वहाँ पे होते तो वो ईडब्ल्यूएस के खिलाफ ही जजमेंट देते, मेरा ये नहीं कहना है, वो तो जरूरी नहीं है। हमने तो देखा है कि जो डिसएडवांटेज सोसाइटी से जो लोग जजेस बनते हैं वो तो डिसएडवांटेज सोसाइटी के खिलाफ जजमेंट देते हैं, ये तो हिस्ट्री रहा है, ट्रेंड्स तो यही है। दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया। वहाँ एक थॉमस नाम का जज है यूएस में, वो हमेशा ब्लैक के खिलाफ जजमेंट देता है, ही इज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो और पेपर में जिस दिन केस आती है तो पहले ही पेपर वाले कहते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ये सब लोग कहते हैं कि इसका ओपिनियन क्या है, उनको मालूम रहता है, दे आर दी एंटी, ही इज द एंटी ब्लैक पीपल। अच्छा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो फिर बाहर से बुलाना पड़ेगा किसी को। बट आई एम टेलिंग यू कि ये लोग जब बेंच पे आते हैं, इनकी जो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली ही विल बी कोयर्स्ड, बट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यदि इस कम्युनिटीज का है बेंच पर, तो दे कैन मेक अ डिफरेंस, दे कैन मेक अ डिफरेंस। मैं आपको कह रहा हूँ इसका एग्जांपल, इंदिरा नागराज नाम का जजमेंट आया जिसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो आई थी उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि इंदिरा साहनी ने कहा था कि
ST के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा और आर्टिकल 16 क्लास 4 में जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं है, जबकि वो प्योरली पेटेंटली इलीगल था वो मतलब मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि वो ओपिनियन कम्प्लीटली इलीगल है और कोर्ट के स्कोप के बाहर भी था, लेकिन उन्होंने दिया। उसको नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाया और SC/ST का जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो रिस्टोर किया। उसको चैलेंज हुआ। अब उस बेंच का जजमेंट जो है जस्टिस कपाड़िया ने लिखा है। ही कम्स फ्रॉम ए पारसी फैमिली बॉम्बे से, तो उन्होंने लिखा है। उन्होंने इतनी स्ट्रेंजेंट कंडीशन रख दी है उसमें कि रिजर्वेशन पिछले जब से वो इंदिरा साहनी जजमेंट आ रहा है उसने पुराने रिजर्वेशन को भी अफेक्ट किया। 2006 के पहले की जजमेंट 2006 में आया और उसके बाद वाले भी आया। तो आप जो पिछले 20 सालों से जो इस देश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं हो पा रहा है उस जजमेंट की वजह से आ रहा है। आप सोचिए उस जजमेंट में, उस केस में यदि KG बालाकृष्णन नहीं होते तो शायद वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कम्प्लीटली खत्म ही कर देते। एटलीस्ट उनके रहने की वजह से हो सकता है कि कुछ हद तक वो बच गया होगा। तो इसलिए डाइवर्सिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दैट ब्रिंग्स ए रैशनल आता है, न्यू एक्सपीरियंस आता है बेंच पर, नीड्स को डिस्कस किया जाता है, आपका पर्सपेक्टिव आता है और लोगों में फीलिंग आती है। और जिस तरह हम कहते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए मसलों में अगर महिलाएं इन्वॉल्व होंगी तो जेंडर सेंसिटाइजेशन तो फिर ज्यादा बेहतर। सुप्रीम कोर्ट क्यों महिलाओं को प्रेफरेंस देकर जजेस बना रहा है? उनका तो मेरिट पर अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है जैसे ये कह रहे हैं। उनके एक जज को छोड़ के तो किसी महिला जज का बाप तो जज नहीं था। तो फिर जिस महिला के बाप का बाप जज नहीं थे, नहीं आपके बाप जज होने चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए। तो ये 3-4 महिलाओं के बाप तो जज नहीं थे, तो आपने उनको जज क्यों बनाया? नहीं, हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी लागू करो, हम मांग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि 3 जो पुरुष सवर्ण हैं वो रिटायर हुए तो 3 सवर्ण महिलाओं को जज बना दिया और कह दिया कि जेंडर डाइवर्सिटी हमने लागू कर दी। बहुत सारे लोग जाति महिलाओं की जाति को लेकर सवाल पूछ रहे थे। ये डाइवर्सिटी का नजरिया ऐसा है। बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको अपनी एक समझ बनाने में आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी केस है। और अगर EWS को बाकी 49.5% यानी SC/ST OBC के आरक्षण में ही घुसेड़ दिया गया या अलग से दिया गया, उसके बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाले हैं। उस पर भी मैं सवाल आपसे लूँगा। फिलहाल एक आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस केस में जो लीड लॉयर हैं प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार, मैं उनके आर्गुमेंट्स पढ़ रहा था और बहुत ही शानदार आर्गुमेंट्स हैं। डॉक्टर मोहन गोपाल ने भी बहुत शानदार आर्गुमेंट्स दिए हैं। प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार के मैं जब सेकेंड डे की हियरिंग में देख रहा था तो वो पूछते हैं कि भाई आप ये बताइए कि जो संविधान है वो ये कहता है कि इन वर्गों का जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको भागीदारी के लिए आरक्षण देना है और इनको शोषण से बचाना है। तो आप बताइए कि ब्राह्मणों का शोषण कब हुआ, किसने किया? ठाकुरों का शोषण कब हुआ, किसने किया? बनियाओं का शोषण कब हुआ, किसने किया? ये ऐसे सवाल वो पूछ रहे हैं और बहुत ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आ रहे हैं। तो क्या प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार की जो दलीलें हैं, जो संविधान के हवाले से वो बातें बता रहे हैं, उससे केस के रुख में कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि आप उस समय उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, तो आपको लगता है कि प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार की दलीलों से कुछ बात बन सकती है? जब उनका आर्गुमेंट हुआ तो बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ा ऐसा मुझे लगता है। बट बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि जजमेंट्स सिर्फ जो हैं आपके केस में मेरिट है इसलिए आप नहीं जीत जाते केसेस। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे डाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है एंड जैसे डाइवर्सिटी एक एक्सटर्नल फैक्टर है और एक्सटर्नल फैक्टर होने की वजह से प्रेजुडाइसेस ऑफ ए जजेस एक्सटर्नल फैक्टर है। और बहुत सारी चीज़ें आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि ये हो रही है। इस बीच में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है इस देश में कि किस तरह के जजमेंट्स आने चाहिए। अभी आपने देखा है कि अयोध्या में जिस गवर्नमेंट की विचारधारा की सरकार है उसी में तरह के जजमेंट्स आए। आपने राफेल में देखा है, ठीक है, लोया में देखा है, जज लोया में। ये जज लोया तो जजमेंट मुझे लगता है कि जज लोया वाला जो जजमेंट है वो चंद्रचूड़ ने ही लिखा है। फिर आप देखेंगे राफेल भी उधर से ही आया है। तो जो सरकार होता है ना, सरकार प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल। इस बात को हम लोग समझ नहीं रहे, इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे कि
हमको लगता है कि कोर्ट में जाने से हम जीत जाएंगे। ठीक है, दिस इज आई थिंक आई एम पीटी अपॉन द बैकवर्ड क्लासेस पीपल, कि उनका जो है मतलब इस तरह का एक ओपिनियन बन गया है कि हम लोग अच्छे वकील लगा देंगे तो ऑफकोर्स दैट मेक्स डिफरेंस, ठीक है। बट इस तरह की जो सेंसिटिव केसेस है जो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, इस केसेस में गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी चीज़ें है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वो गवर्नमेंट होस्ट करता है .government.in, राइट, मतलब ACI.government.in। अब वो जजमेंट आने के पहले यदि कोई उसके वेबसाइट पर टाइप हो रहा है तो गवर्नमेंट पढ़ रहा है, इज इट नॉट? मतलब सुप्रीम कोर्ट इतना कह रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी हम लोग कर रहे हैं, तो फिर अपना वेबसाइट क्यों नहीं, होस्ट क्यों नहीं बदल रहे, इज इट नॉट? तो यदि वो गवर्नमेंट यदि होस्ट कर रहा है तो वो देख रहा है एक्टिविटीज, they can read the judgment. यदि वो बिफोर प्रोनाउंसमेंट यदि अपलोड हो रहा है तो they can have a look, वेबसाइट से कहीं कनेक्टेड है तो दे कैन हैव अ लुक, right. और उसी तरह क्या करेंगे कि किसी जज के घर में इंक्वायरी शुरू कर देंगे किसी मामले में, या फिर उसको बता देंगे कि इंक्वायरी कर रहे हैं हम आपकी, या किसी तरह से मैसेज भिजवा देंगे, ठीक है। आजकल तो पेगासस भी है, दैट इज वन फैक्टर, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर। नहीं तो और राज्यसभा, ये आज की बात नहीं है, मैं सिर्फ मोदी को ही दोष नहीं दे रहा, ये सिर्फ आज की नहीं है और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, ये फिनोमेना है, फिनोमेना है, तो ये होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब आप कोर्ट में केसेस लड़ते हैं तो आपने गवर्नमेंट को कंट्रोल में रखना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि गवर्नमेंट के में ओपिनियन। सेकेंडली, आप गवर्नमेंट को यदि कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो आपने इंडिया के पॉपुलेशन में एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए। आपको मैं एक इसका उदाहरण बताता हूँ। इस देश में कॉलेजियम सबको पता है कि सबसे इलीगल एंड एंटी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। कॉलेजियम क्यों चल रहा है? कि जजों को पता नहीं है एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट को पता नहीं एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉलेजियम के लिए ऑपरेसर्स कास्ट की कंसेंसस है। कॉलेजियम ये स्टेटस को रखना, बाबा साहब कहते हैं कि कानून इस तरह से लागू नहीं होते कि कानून बना दिया पार्लियामेंट ने और लागू कर दिया पुलिस के माध्यम से, नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अ सोशल कंसेंसस, राइट। कॉलेजियम के लिए सोशल कंसेंसस है, हम सोशल कंसेंसस बिल्ड नहीं कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जो मैंने अभी 6 प्रिंसिपल्स बैंगलोर प्रिंसिपल्स बताए, उसमें जजों के ये कोर्ट्स में लागू होने चाहिए प्रिंसिपल्स, उसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने क्या किया? अभी ये 5 जजेस जो है अपर कास्ट के जजेस मतलब सुन रहे केसेस अप्रेसर कास्ट, कभी आपने उनको बोला, किसी ने लेटर लिखा उनको कि आपने जजमेंट दिया, कोई बात नहीं, आप सुन रहे इस बात को, आप जजमेंट देंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके जजमेंट की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम इस जजमेंट को नहीं मानेंगे, ये जजमेंट इस तरह का कंपोजिशन हमें पसंद नहीं है, हम लोग मोर्चा निकालेंगे तुम्हारे खिलाफ। किसी जज के घर पे किसी ने जाके मोर्चा निकाला? मैं तो पिछले 5 सालों से 10 सालों से कह रहा हूँ कि किसी जज के घर में जाके मोर्चा निकालो। सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद साइकिल मार्च लेकर गया था। तो सोसाइटी में जो है जजमेंट आपके फेवर में ऐसे नहीं आते, यू विल हैव टू बिल्ड अ मैकेनिज्म। अप्रेसर कास्ट के पास वो मैकेनिज्म है। आप देखेंगे कि जैसे ही पिटिशनर्स का आर्गुमेंट इस केस में खत्म हुआ, वैसे ही अप्रेसर्स कास्ट के साइड से दूसरा वकील गया और कहा कि हम लोग ईडब्ल्यूएस का समर्थन करते हैं, लेकिन उसका 10% 50% जो जनरल कम्युनिटी के लिए है, SC ST OBC और अदर कम्युनिटीज के लिए जो 50% है उसमें से नहीं, इधर से कहते हैं। तो दैट आर्गुमेंट में अपील टू द अप्रेसर्स कास्ट जजेस। अब उसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, और आदमी का दिमाग है वो पैटर्न में चलता है। जैसे मैं घर में उठता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं चाय पीता हूँ। ब्राह्मण जज क्या करता होगा? सुबह उठता होगा तो अपना जनेऊ जो है मुतते समय कान पे लगाता है, तो उसको पता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। और मेरा काम क्या है? उसको पता है कि मेरा काम है कि SC ST OBC के खिलाफ अन्याय करना है। वो सुबह उठते ही उसको पता है कि मैंने जनेऊ पहना है, मेरा काम है SC ST OBC के खिलाफ अन्याय करना है, उनको दबा के रखना है, इस देश में ब्राह्मणों का राज रखना है, राइट। ये उसका ट्रेनिंग है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो चाय की किचन में जाके चाय बनाते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो एडवर्ड डी बोनो कहता है, मैकेनिज्म ऑफ माइंड नाम की किताब है, उसमें ये कहता है कि मैन थिंक्स इन अ पैटर्न। वो पैटर्न बदलने के लिए हमने कुछ किया? दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। नहीं किया हमने, और उसकी वजह से मैं अपनी सोसाइटी, पूरा जो बहुजन समाज है, उसको दोष देता हूँ कि
आप ऑल ऑफ ए सडन ये कहते, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सोसाइटी जो है वो किसी भी तरह की चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट ये ईडब्ल्यूएस केस में रवि वर्मा कुमार साहब को मैंने प्रो बोनो एक केस में अपॉइंट करके दिया था, प्रो बोनो, कोई फी नहीं। प्रो बोनो का मतलब किसी तरह का कोई फी नहीं। जब वो बैंगलोर से इधर आते हैं तो उसका 10 लाख रुपए का उनका डेली लॉस है। ये बैंगलोर में रहेंगे तो 10 लाख रुपए डेली कमाएंगे, ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा केसेस में जाना नहीं, एक केस में जाए तो उतना पैसा मिल जाता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रो बोनो एक केस में अपॉइंट किया था, उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि हमको वकील नहीं चाहिए आपको रवि वर्मा कुमार वकील नहीं चाहिए, और हटा दिया उनको पेटिशनर। हाँ, जब नेक्स्ट टाइम तारीख आई तो आई थिंक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के है वो, तो नेक्स्ट टाइम जब तारीख लगी तो मुझे प्रोफेसर साहब का फ़ोन आया, तो मैंने कहा सर वो इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे पास इस पे एक सवाल है, हालांकि वो इस बहस को थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ सकता है, लेकिन क्योंकि चर्चा चल रही है तो मैं पूछ लेता हूँ फ़ायदा उठाते हुए। कई लोगों से मेरी बात होती है जब ऐसे मसले होते हैं, और फिर मैं थोड़ा पढ़ता हूँ कि हमारे कौन कौन से केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हारे जो SC ST OBC से जुड़े हुए मसलों पर थे। क्या वहाँ पर वकीलों का जब अपॉइंटमेंट होता है, जिनको केसेस दिए जाते हैं, और उनको देने के लिए बहुजन समाज के कुछ संगठन, कुछ लोग चंदा भी लेते हैं लोगों से, ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अच्छी खासी फीस भरनी होती है, तो फंड्स भी इकट्ठे किए जाते हैं। और ये आरोप है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये आरोप लगाते हैं कि जितना फंड इकट्ठा किया जाता है उसका बहुत कम फंड देके सस्ते वकील को अपॉइंट कर दिया जाता है, और किसी अच्छे वकील को जो बहुत स्ट्रांगली आर्गुमेंट कर सकता था, बहुत एक्सपर्टीज जिसके पास थी, उसको नहीं किया जाता। क्या इस आरोप में दम है? क्योंकि मैं वो सेम प्रोफेशन से हूँ, इसलिए मुझे बोलना कितना सही रहेगा मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और आप देखेंगे कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं ये देख रहा हूँ, मतलब जब आप मॉल में जाते हो तो आप सारी टाइप की दुकानें देखते हो, उसमें प्रोडक्ट होते हैं, सिर्फ एक दुकान में जा रहे हो, ठीक है, बट आपको 10 दुकानों के बारे में पता चलता है। तो वैसे ही मेरा है, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो हम वकील हूँ, तो सब लोग जो है सब क्या कर रहा है, कौन सिस्टम कैसे चल रहा है, सब देख रहा हूँ। जो बैकवर्ड क्लासेस, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम लोग ये केस में, हमने इसको चैलेंज किया, हमने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, हमने PIL कर दिया, ये बेसिकली मनी मिंटिंग एक्सरसाइज है। उनको समाज से, उनको संविधान से, उनको कानून को लागू करने से अंबेडकर या फुले या फिर पेरियार की विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को पैसा कमाना है, और इसीलिए जब वो क्या करते हैं कि जब वो खूब पैसा ऐंठते हैं लोगों से, आप देखेंगे कई सारे व्हाट्सएप में आता होगा आपको, या फिर फेसबुक पे, तो कुछ लोगों ने तो फेसबुक पे अकाउंट नंबर रखे हैं कि इसमें डाल दीजिए पैसा, तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो। जैसे आप देखेंगे कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में जो एक संगठन है महाराष्ट्र में, 4.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। उसके जो हेड है उसने बोला है ये बात। आप मुझे बताइए कि 4.5 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया कि नहीं किया, पूछिए ना। और किसको अपॉइंट किया? हारने वाले वकील को। हारने वाले वकील को, और वो भी एक ही वकील को अपॉइंट किया। जब आपके पास 4.5 करोड़ रुपया है तो आप 10 वकील को खड़ा कर दीजिए, टीम बनाइए, बढ़िया। इज इट नॉट? आप 10 वकील को खड़ा कर दीजिए। किसने रोका है आपको? 4.5 आपको जेब में रखने के लिए तो पैसा नहीं आया है ना, तो आपको कोर्ट में खर्चा करने के लिए पैसा आया है, तो आप खर्चा कीजिए ना। नहीं किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया, मेरा ये आरोप बिल्कुल नहीं है, लेकिन खर्चा होते हुए दिखाई नहीं दिया। और आरोप आप ना करें, और आप देखिए ना कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन केसेस में जिन वकीलों ने आर्गुमेंट किया, देश का कोई लीडिंग लॉयर, मुझे लगता है 1-2 छोड़ दिया जाए तो SC ST की तरफ से कोई लीडिंग लॉयर ने आर्गुमेंट नहीं किया है। लीडिंग लॉयर नहीं थे, और इवन इस केस में भी, EWS में भी, मतलब इस केस में भी जब मैंने प्रोफेसर साहब को अपॉइंट करके दिया था पिछले कोरोना के पहले, जब ये मैटर्स लिस्ट हो रहे थे, उसके बाद में कल तक आप देखेंगे कि यदि वो नहीं आते तो कोई इस केस में कोई लीड लॉयर नहीं होता। मोहन गोपाल तो एकेडमिशियन है, ही वाज अ वाइस चांसलर ऑफ द नेशनल लॉ स्कूल, ठीक है, नो डाउट। लीगल प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज वाला आदमी आपके पास नहीं था।
एकेडमिशियन आप लेक्चर दे रहे, आप स्टूडेंट्स को क्लासरूम में क्लासरूम लेक्चर पढ़ा देना रहे और हैं, दैट इज डिफरेंट कोर्ट पार्ट। में दलील देने में मैं ये फर्क नहीं है, कह रहा हूँ तो कि उनकी understood। एबिलिटी कम है, इज ए सुपर एबल उन पे पर्सन। मैंने वीडियो किया है और बहुत ठीक है, शानदार उन्होंने हाँ, दलीलें ठीक दी है। हैं, लेकिन अगर उसमें Inside टीम the में court और आपका ज्यादा आपका भी लोग वकील हों कौन तो है? क्यों नहीं है, सही बात है, ज्यादा आपका लोग हो वकील सकते कौन हैं। है? जब आप लोगों से इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, जब आप कह रहे हैं कि ऑल ऑफ ए सडन इनको अपॉइंट किया गया है, और उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मुझे 2 दिन पहले बताया गया। अच्छा, तो जब उन्होंने कोर्ट में आए आर्गूमेंट किया, तो उन्होंने जो है एक्सटेम्पर आर्गूमेंट किया। एक्सटेम्पर आर्गुमेंट भी बहुत सॉलिड थे, सी I must say। एक्सटेम्पर आर्गूमेंट किया। यदि आप उनको 15 डेज 20 डेज 1 मंथ तैयारी यदि आप करते तैयार हैं आराम से, करवाते, तो हाँ। शायद आउटकम कुड हैव बीन मच बेटर। ये बहुत सीरियस इशू है, और इसीलिए मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने केस किया, इन लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए। इन लोगों को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। ये इनफैक्ट इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन करने की भी जरूरत नहीं है। वन पिटीशन इज इनफ। पूरे सोसाइटी की तरफ से आप 50-100 पिटीशन फाइल कर रहे कई हो, कारण है ना, ऐसा मतलब वन पिटीशन इज इनफ। हर एक व्यक्ति बतौर सिटीजन जा सकता है, बतौर ऑर्गेनाइजेशन लेट देम गो, आई एम नॉट सेइंग, वी डोंट हैव अ सिंगल, बट फिर वो जो है सोसाइटी से पैसा लेकर नहीं जाना चाहिए। हाँ, दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और मुझे लगा कि क्योंकि ये डिस्कशन जा रहा है तो मैं ये जो है दिस हैज बिकम ए प्रोफेशन नाउ। मतलब ये कितना तथ्य है वो तो एक जांच कमेटी बनेगी या नहीं बनेगी वो तय करेगी, बट पॉपुलर परसेप्शन में या फिर मेरे प्राइमा फेसी परसेप्शन में दिस हैज बिकम ए प्रोफेशन ऑफ सम पीपल टू फाइल केसेस एंड अर्न मनी, and that's a shame because It's total shame. Most of the cases which are related to SC/ST OBC and they are directly impacting us and we are arguing कितने such सालों things. से हम लोग केस नहीं जीत रहे। So shameful for us also. So okay, let's move on because इससे तो फिर डिबेट हमारी कहीं और जा रही है। हम UWS सुदामा कोटा पे बहस कर रहे हैं। आखिरी के कुछ सवाल मैं ले रहा हूँ, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे आपसे जानकारियाँ मिली हैं। इस केस में जो इकोनॉमिक बेसिस पे जो रिजर्वेशन की बात हो रही है और आपने बोला कि 10% वो इधर घुसा सकते हैं, ये केस जो है 2019 में फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और तब से इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उस पर स्टे लगाया गया। अपॉइंटमेंट होती रही UWS के अंदर, अभी भी हो रही है, कोई स्टे नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट एक दिन उठ के बोलते हैं कि चलो 5 दिन में सुनवाई पूरी आपने करते ये हैं। टेस्ट किया है क्या है कि जजों का मोटिव क्या है? मैं वही मेरा सवाल है Listen, कि हाँ, ये अचानक से इतनी ये- हड़बड़ाहट कैसे हो गई? देखिए, बहुत आरोप लग रहे थे कि हम लोग जो है पेंडेंसी रख रहे हैं, केसेस की पेंडेंसी रख रहे हैं। अब आप 50 साल की पेंडेंसी जो है ऑल ऑफ ए सडन एक इसमें ख़त्म कर रहे हैं, तो क्रोनोलॉजिकली केसेस क्यों नहीं लगा रहे? 2001 से लेकर 2099 से लेकर हो सकता है या 15-20 सालों से लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने केसेस पेंडिंग है, व्हाई आर यू नॉट लिस्टिंग देम क्रोनोलॉजिकली? हमने सवाल उठाया। मैं एज अ लॉयर, मैं प्रोफेशनली मैं कोर्ट के प्रति समर्पित हूँ। मैं जाके जजों को ये नहीं कह सकता कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे, बट इट इज़ द जॉब ऑफ ए सोसाइटी। आप क्यों नहीं कह रहे कि EWS का ऐसे उठा के क्यों लगा रहे हो? आप क्रोनोलॉजिकली सुनिए, जो पहला आया है वो पहले सुना जाएगा। तो आपने ये चेक किया है क्या कि जजों का मोटिव क्या है? सपोज मान लीजिए कि चीफ जस्टिस, आई एम नॉट एट्रीब्यूटिंग एनी मोटिव, Chief Justice knows that he is retiring in 3 months. Everybody knows that he was a lawyer of Amit Shah. Everybody knows that he has an inclination towards the ruling party. Everybody knows. ठीक है, उसको है कि नहीं है, I don't know. But it's उसका in public inclination, domain. as a lawyer you can represent anyone. Right. ठीक है, उसका inclination है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम. But he comes from the Brahmin family, right? He comes from a coastal Brahmin family. मोदी सरकार आने के बाद ब्राह्मणों की जो है सुप्रीम कोर्ट में एकदम से संख्या बढ़ गई है। अभी 13-14 जजेस ब्राह्मणों के सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, तो ही आर द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द ब्राह्मण्स, ही बिलोंग्स टू दैट कम्युनिटी, राइट? सो आई एम नॉट एट्रीब्यूटिंग एनी मोटिव टू हिम, बट हाउ यू चेक्ड इट? व्हाई ये क्रोनोलॉजिकली क्यों नहीं लिस्ट हो रही है केसेस? ऑल ऑफ ए सडन जो है पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? I tell you, this pick and choose policy is dangerous to the rule of law. It's antithetical to the rule of law. Rule of law क्या कहते हैं? यदि आप लाइन में लगे हुए हैं, आप सपोज इफ यू गो टू UK और लाइन में लगे हुए हैं, तो वहाँ प्रोविजन ही नहीं है किसी को बोलने का कि यार मेरा फ्लाइट डिले हो रहा है, मुझे पहले जाने दो। There is no provision.
तुम्हारा फ्लाइट डिले हो रहा है कोई बात नहीं, छूट रहा है कोई बात नहीं, बट यू विल हैव टू बी इन अ क्यू। दैट्स द रूल ऑफ लॉ। यदि आपको पहले आना था, यू शुड हैव कम अर्ली। सही बात है। इज इट नॉट? तो इतनी जो सैकड़ों केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फॉर्मेशन के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर की गई है, उनको पहले क्यों नहीं सुना जा रहा है? जो पहले आई है उनको पहले सुनना चाहिए। पे उस तरह का और सपोज मान लीजिए, फिर आप क्या कहेंगे, और आप फिर आप क्या कहेंगे, अरे इनको तो ये जजमेंट देना था करके इन्होंने ये जजमेंट ये केस लगाया था। सपोज मान लीजिए कि ये बेंच कल को जाके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अफेल्ड कर देता है, सही करार कर देता है, तो फिर आप चिल्लाना शुरू कर दोगे। तो यू हैव बिकम रिएक्शनरी। व्हाई आर यू नॉट टेलिंग हिम दैट यू शुड हियर द केसेस ऑन द बेसिस ऑफ ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन्ड इन द सुप्रीम कोर्ट? कौन करेगा ये? तो ये करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, और करते भी हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, नहीं आवाज पहुंच पाती, लेकिन इतने चीजों में फंसे हुए हैं, हमारे पास इतनी समस्याएं हैं नितिन साहब की शायद उतनी। बट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सवाल किसी ने कोई लेकिन ये लेटर बहुत नहीं जरूरी लिखा है, है, अभी बहुत तक कोई जरूरी लेटर नहीं लिखा है चीफ जस्टिस को। वी अप्रिशिएट दैट यू हैव ए पावर टू लिस्ट द मैटर, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल अब्यूज योर पावर। इज इट नॉट? यू आर अब्यूजिंग योर पावर। ये एलिगेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं आप उसके ऊपर? यार लेटर, तुम ये केसेस फाइल कर रहे हो पैसा ऐंठने के लिए लोगों से, एक लेटर तो लिखो। जो पेटिशनर्स एक लेटर तो लिखो। ये अब इस पे जो है वो कुछ ब्राह्मणवादी बहुत अलग अलग आपकी क्लिप काट के लगाने वाले हैं और कमेंट करने वाले हैं। किसी से डरता नहीं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे भी अपने प्रेजुडिसेस हो सकते हैं। यू नो, एवरीबॉडी इज अ मैन इज अ पर्सन ऑफ सोसाइटी एंड वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ stereotypes in our mind. We get affected by so many things. So that's a very common factor. Okay, move on. My last question to you is what is your expectation from the bench and this case particularly? आपको लगता है कि क्या इसमें फैसला हो सकता है? आपकी क्या उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि ये मैटर किसी कारण की वजह से लार्जर बेंच को रेफर हो सकता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे रिजर्वेशन सही है या गलत है, और इंदिरा साहनी जजमेंट सही है या गलत है, ठीक है, और फिर 50% सीलिंग लिमिट इधर से देना है या उधर से देना है। इन सारी चीज़ों को मुझे लगता है लार्जर बेंच को रेफ़र करके हो सकता है कि पूरा जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑल टुगेदर चेंज करने की कोशिश हो सकती है। ये मेरा एक हंच है, बट जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही होगा, बट एज अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट टू स्पीक एंड मेक एन एक्सप्रेशन, ये मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। दूसरा एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि जो 6 वर्ड ये कह रहे हैं, जो एंटी रिजर्वेशनिस्ट, SC/ST OBC का जो रिजर्वेशन का विरोध करने वाले हैं, बट EWS का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, है ना, दे आर वेरी पेक्युलियर पीपल। कन्वीनियंटली मतलब दे चूज वेरी पेक्युलियर पीपल। आई टेल यू, मींस दे आर नाइदर ह्यूमन नॉर द एनिमल्स, दे आर इन बिटवीन समवेयर। दिस इज हाउ आई फील अबाउट दैट। मींस आपका अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है पूरा कंप्लीट। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 50% है उसमें से जो SC/ST OBC का जो 50% है उसमें से दिया जाए, कम करके उसमें से दिया जाए, ठीक है। तो वो भी एक मुझे एक इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मुझे लगती है उसकी। तो ये कुल मिला के जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा असर डालने वाला केस है, और इस केस में अगर जीत भी जाते हैं तब भी अगर आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर आरक्षण की शुरुआत होती है तो उसे हम शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलने वाले आरक्षण यानी SC/ST OBC के आरक्षण के खात्मे की तरफ भी देख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। बट इसके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होना चाहिए ऐसा चाहते हैं, पर्टिकुलरली SC/ST OBC के लोग चाहते हैं कि इस देश में संविधान की तरह से गवर्नेंस हो, चाहते हैं, करते कुछ नहीं। उन्होंने अपने वकीलों को खड़ा नहीं किया, या उनके अपने वकील है सोसाइटी में, उनको अपॉइंट नहीं किया, ठीक है। किसी तरह का प्रॉपर कमेटी बनाकर, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ NAACP जैसे एक संगठन है US में,
NAACP में रहते हुए थुरगुड मार्शल, ही वाज द फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल फ्रॉम द ब्लैक्स. He was also a first black judge on the Supreme Court, but he was the first person, a lawyer, who opened the blacks lawyers firm, litigation firm. मतलब black का पहला litigation firm जो है corporate firm, उस थुरगुड मार्शल ने अपॉइंट ये किया है. एंड ही वॉन द ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो मतलब सेपरेट्स आर नॉट इक्वल्स, ये जो आर्गुमेंट है वो बेसिकली थुरगुड मार्शल ने दिया हुआ है. ठीक है, उन्होंने लीगल डिफेंस फंड बनाया है. तो यूएस में यदि ब्लैक्स के खिलाफ कुछ भी होता है, कोर्ट में कोई भी केस जाती है, तो वो लीगल डिफेंस फंड देखता है. अच्छा, वो कोई थर्ड पार्टी जैसे ये जो होते हैं ना, मतलब कुकुर मुत्ते टाइप के जो लोग होते हैं, जो जैसे ही बारिश आती है तो खड़े हो जाते हैं, दैट काइंड ऑफ कुकुर मुत्ते लोग जो है वो नहीं करते वहाँ. Nobody does that. ये जो लीगल डिफेंस फंड है वो करता है. So that is state sponsored or independent forum? It's a NGO. It's an NGO. हाँ, नेशनल एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल नाम का जो संगठन है उसका LDF है. बट थुरगुड मार्शल के बाद में LDF डिफरेंट हो गया. तो दे आर यूजिंग द NAACP LDF फंड, LDF, बट दैट इज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दैट कुड तो बी कोई तो हम लोगों का आदमी जाके वहाँ जाके US में जाके एटलीस्ट उनका मॉडल स्टडी करके आओ, यहाँ इम्प्लीमेंट करो और प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम फाइलिंग द केसेस. इस तरह की जो केसेस फाइल कर रहे लोग, इसमें क्या होता है कि वो प्रॉपर रिसर्च करके नहीं करते हैं, प्रॉपर रिसोर्सेस के साथ नहीं करते हैं, प्रॉपर आर्गुमेंट के साथ नहीं करते हैं, और कुछ भी मन में आया वो लिख कर कोर्ट में रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, और फिर वो दैट बिकम्स ए लॉ, और वो उसका सीधा असर, और फिर आप कई सालों तक झेलते रहो, क्योंकि उसका सीधा असर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं वो एक फैसला कानून की तरह माना जाता है और फिर वो देश भर में हम सब के ऊपर लागू होता है. मुझे उम्मीद है कि नितिन मेश्राम ने जो बातें बताई हैं, इस केस से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमारी चर्चा हुई है, उससे आपको अपनी एक राय बनाने में आसानी होगी. EWS सुदामा कोटा, सवर्ण आरक्षण, जो नाम आप इसको देना है दे सकते हैं. मेरिट की दुहाई देने वाले EWS का सपोर्ट करते हैं और SC ST OBC के आरक्षण का विरोध करते हैं, तो उनके लिए भी आत्ममंथन का वक्त है कि वो कर क्या रहे हैं. ये कुल मिलाकर हमारी चर्चा इसलिए थी ताकि आपको समझ में आ सके कि देश के सबसे बड़ी अदालत में चल रहे केस का आपके ऊपर, मेरे ऊपर क्या असर होगा. अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हैं या कोई सवाल, कोई बात आप लिखना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर लिखें और इस वीडियो को भी अन्य लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि उससे उनको जानकारी मिलेगी और जो नितिन साहब ने जो बातें बताई हैं उनसे उनकी ज्ञान वृद्धि होगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी और उसी की हमको ज़रूरत है. तो इस चर्चा में आने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन साहब. और फिर कभी किसी दूसरे मसले पर मुलाकात होगी. इस वीडियो में इतना ही. साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मेरा नाम सुमित चौहान है और इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन. अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक.